ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यूनिफाइड कमांड की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कल सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत का स्मरण किया जाएगा। और प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं ये अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी 3 कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीती रात हुई यूनिफाइड कमांड की बैठक में माओवाद विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके चलते नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति की ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक में जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की गति को बनाए रखना है, जबकि केंद्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की और आगामी कार्य योजना की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी केंद्र सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत की जाती है। इस साल 28 जनवरी तक 20 लाख से अधिक किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है और धान खरीदी का कार्य आगामी 31 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति दी जाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4-1 योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएम कनेक्टिविटी की सुविधा देने का भी आग्रह किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने पिछले साल 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। तब से अब तक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। पिछले सत्र में भी 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था। इस सत्र में राज्य सरकार ने 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्वघोषणा के आधार पर कम्प्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 45 वर्षों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटीकृत किया जाएगा। इससे वर्ष 1975 के बाद पंजीकरण करने वाले सभी नागरिक अपने सर्टिफिकेट आसानी से ले सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कल सुबह 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत का स्मरण किया जाएगा। इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले के विभिन्न संस्था प्रमुखों, नगरीय निकायों और जनपदों को पत्र लिखकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नशामुक्ति संकल्प और शपथ दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्श और विचार आज भी मानव जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध तथा मानवीय गुणों से परिपूर्ण बनाने के लिए प्रासंगिक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि निर्भीकता से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एनटीपीसी सीपत कोरोना संक्रमण के दौर में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ऊर्जा उत्पादन के प्रति समर्पित रही। कोरोना काल के दौरान कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए क्षेत्र के गांव में सैनिटाइजर, मास्क वितरण के साथ साथ जरूरतमंदों को खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया है। एनटीपीसी के जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और दुर्घटना मुक्त संयंत्र के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता में एनटीपीसी के सीईओ पद्म कुमार राजशेखरन ने दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की विद्युत परियोजना एनटीपीसी सीपत 2980 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ मध्य और पश्चिम भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान परसों 31 जनवरी से शुरू होगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर, दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार राज्य के लगभग 35 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक शाला, उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों में पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इधर दुर्ग जिले में 2,49,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
बस्तर जिले में आज जवानों के बीच हुई आपसी झड़प में एक जवान की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक दरभा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप में आज सुबह जवानों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसके बाद एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, बाद में खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में जवान प्रमोद सोरी की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य जवान संतोष वाचम और गिरीश कुमार घायल हो गए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में किया गया। इसके बाद दोनों जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया। बीजापुर जिले में माओवादियों ने कांस्टेबल की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डीआरजी में पदस्थ जवान सोमड़ू अपने बच्चों से मिलने गांव आया हुआ था। इसी बीच माओवादियों ने जांगला थाना क्षेत्र के कोतरापाल के जंगल में सोमड़ू की हत्या कर दी। गौरतलब है कि सोमड़ू ने वर्ष 2014 में माओवादी संगठन से अलग होकर आत्मसमर्पण किया था। बाद में वो पुलिस में भर्ती हुआ था। महासमुंद जिले में अत्यधिक शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम परसवानी के 2 व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन कर लिए जाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और दोनों की मौत हो गई। दोनों व्यक्ति खेती किसानी का कार्य करते थे। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवा आ रही है, जबकि दक्षिण से गर्म और नमी युक्त हवा आ रही है, जिसके कारण प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 30 जनवरी से प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि संभावित है। इस बीच हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुंगेली, कोरिया, सरगुजा, महासमुंद और कवर्धा सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कई स्थानों पर तेज बारिश होने की भी खबर है। इस बीच प्रदेश के कुछ धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान के भीगने की खबर है। राज्य सरकार ने सभी खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उधर कृषि विभाग ने प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश के कारण चना, आम और मुनगे की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को आगामी 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आगामी 31 जनवरी तक ऑनलाइन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। कोंडागांव जिले के ग्राम दूधगांव में जनपद सदस्य दासूराम सोढ़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। श्री सोढ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। राजनांदगांव में आज शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे 8 केंद्रों को बंद करने के विरोध में भाजपा पार्षदों और पशुपालकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। और दुर्ग जिले के चंगोरी मुख्य सड़क पर बीती रात एक युवक की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यूनिफाइड कमांड की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कल सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत का स्मरण किया जाएगा। और प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।